मैं सरफराज नवीन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग क्लास 12th का मैथ्स का तीसरा चैप्टर मैट्राइसेस के बारे में पढ़ेंगे और मैट्राइसेस का जितना भी जो भी चीज़ें सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग जो भी मैथ्स पढ़ते हो उसमें आप लोग क्या देखते हो कि हम लोग कोई क्वेश्चन मिलता है या फिर कोई भी चीज़ मिलता है तो उसका हम एक वैल्यू के पीछे जाते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। अगर कोई वैल्यू मिल गया मतलब हम उस क्वेश्चन को उसका सोल्यूशन हम लोग पा लेते हैं। लेकिन जब आप मैट्रिसेस पढ़ोगे तो इसमें आप उसका एकदम उल्टा और एक नया चीज़ देख रहे होगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप मैथ पढ़ रहे हो। इसमें बहुत ही अलग चीज़ों से हम लोग डील कर रहे होते हैं। यह एक तरह का थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें आपको थ्योरी भी अच्छे से आना चाहिए, वर्ड्स पकड़ में आना चाहिए कि शब्द का क्या मतलब है, तभी जाके आप क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर रहे होगे। ये जो लेक्चर या सीरीज आने वाला होगा पूरे, चाहे CBSE बोर्ड्स या फिर ICSE बोर्ड्स या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड्स हो, उसमें आपको ये पूरी तरह से हेल्प कर रहा होगा। और ये पूरी तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए ही बनाया गया लेक्चर है। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरी तरह से फॉलो करो, इस सीरीज़ को पूरी तरह से फॉलो करो, ताकि आप जो मैथ्स में जो भी चीज़ आपका कन्फ्यूज़न या डाउट रह जाता है उसको एकदम अच्छी तरह से क्लियर किया जा सके। तो आज हम लोग उसी सीरीज़ में NCERT के तीसरे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मैट्राइसेस। अभी बताइए कि मैथ्स का एक अलग चैप्टर है। इसमें जो भी चीज़ से हम लोग डील करेंगे एकदम ही अलग होगा। पहले हम लोग जो पढ़ते थे मैथ्स, तो उसमें कोई भी जैसे आप डिटरमिनेंट पढ़ो या फिर ITF पढ़ो या फिर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पढ़ो, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी क्वेश्चंस मिलता है उसको हम लोग सॉल्यूशन करके एक वैल्यू को पकड़ते हैं और वो वैल्यू मिलता है तब हम मान लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पे मैट्रिसेस में ऐसा होगा नहीं, हम लोग मैट्रिक्स से खेल रहे होंगे। मतलब यहाँ पे जो मैट्रिसेस होता है एकदम ही अलग है। आपको इसमें तो पहले थ्योरेटिकल पूरी अच्छे से आना चाहिए, फिर मैथ्स से हम लोग डील करेंगे। अगर इसमें से नंबर या फिर फंक्शन को गायब कर दिया जाता तो शायद इसको मैथ्स ही ना बोला जाता। मैथ्स का सारा रूल को अलग कर देता है। इसमें मैथ्स ये मैट्राइसिस में इसका अपना पूरा अलजेब्रा चल रहा होता है, मतलब जोड़ने घटाने का सारा रूल इसका अपना है, बाकी मैथ्स की तरह नहीं होता। तो अगर आप बाकी कोई चैप्टर नहीं भी पढ़े हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इजीली चीज़ों को पकड़ सकते हो और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। NCERT का हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा होगा। तो हम लोग आज मैट्रिसेस के पहले लेक्चर में मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे और थोड़ा मोड़ा मतलब इंट्रोडक्शन टाइप पूरा अच्छे समझने की कोशिश करेंगे कि मैट्रिसेस में हम लोग किस किस चीज़ों से डील करना पड़ता है। सबसे पहले ये मैट्रिसेस है क्या। मैट्रिसेस मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। मैट्रिक्स का क्या है, प्लूरल फॉर्म। तो अब मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जो होता है अभी यहाँ पे लिख दिया गया है मैट्रिक्स क्या है। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे या अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर्स और फंक्शन। जो भी नंबर और फंक्शन होता है उसको हम लोग एक ऑर्डर वाइज में एक अच्छी तरह से अरेंजमेंट करते हैं और वो अरेंजमेंट कैसा होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। उस रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर जो भी एलिमेंट्स होगा वो नंबर और फंक्शन के रूप में होगा। अभी आपको और क्लियर होगा, पहले आप डेफिनेशन जान लो, फिर हम लोग जब इसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे तब आपको और भी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। इसमें क्या होता है कि जो भी नंबर्स और फंक्शन होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। मैट्रिक्स का क्या होता है, इसके अंदर एलिमेंट होता है। अब जैसे हम लोग एक मैट्रिक्स लिखते हैं और फिर समझने का कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हमको किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसा दिखेगा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स अगर हम एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करें तो मैट्रिक्स मतलब रेक्टेंगुलर एरे होता है, अरेंजमेंट होता है। इसके अंदर नंबर्स होगा और फंक्शंस होगा। मान लो इसके अंदर नंबर लिखा हो -1 थीटा, फंक्शन भी हो सकता है x z गाम अल्फा रख दो, फिर 2 3 4 और इसको एक रेक्टेंगल से पूरा घेर दो। ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगुलर एरे बन गया। और इसके अंदर जो भी नंबर्स या फंक्शन देखने को मिल रहा है इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। और मैट्रिक्स को हम लोग किसी अल्फ़ाबेट लेटर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो अल्फ़ाबेट ए से हम लोग क्या करते रहे, डिनोट कर दे रहे हैं। सपोज दैट कि ए मैट्रिक्स है, उसका कुछ अरेंजमेंट इस टाइप से दिख रहा होगा। अभी एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये जो मैट्रिक्स लिखा गया इस तरह से, इसका कोई वैल्यू होता है क्या। शुरू में बताया गया कि इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर आपको कोई बोल दे कि इसका वैल्यू, इसको सॉल्व करके ना हम 100 आंसर लाते हैं, तो ये तो पहले बोल देना गलत है। ये गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मैट्रिक्स ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। इसमें आगे हम लोग क्या खेल कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। इसमें कोई वैल्यू नहीं आता है। इसका अगला चैप्टर एक और है, डिटरमिनेंट। तो उसमें क्या होता है कि इसी तरह से दिख रहा होता है, इसी फॉर्म में उसको हम लोग सॉल्व करके एक वैल्यू लाते हैं। उसके अंदर कुछ रूल्स होता है, उस रूल्स को फॉलो करके हम लोग सॉल्व करके क्या कर रहे होते हैं, आंसर ला रहे होते हैं। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप डिटरमिनेंट में पढ़े हो या फिर अदर मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। मैट्रिसेस में एक तरह का क्या है कि बहुत बड़े हम लोग जो भी चीज़ होता है, डेटाज होता है, उसको हम लोग एक छोटे से जगह में लाके रख देते हैं।
एक एग्जाम्पल से अगर समझने की कोशिश करें तो एक क्लास में 3 स्टूडेंट है। 3 स्टूडेंट का नाम अगर रखा जाए तो राम है, गीता है और सीता है। एक एग्ज़ाम देते हैं तीनों एग्ज़ाम देते हैं, तीनों का परफॉर्मेंस आता है, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम्स दिया गया। मान लो एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री दिया और एक मैथ दिया। ये 3 सब्जेक्ट का क्या हुआ, सब लोगों का टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ। इसमें देखा गया कि ऐसे करके मतलब एक फॉर्मेट बनाया गया, 5 4 -1 2 3 5 4 10 और 8, इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे। 4 को हटा के 9 कर दो, अच्छा रहेगा, 9 10 8, है ना। इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे। एक मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है और बाहर में नाम्स है, ऊपर में भी नाम है ना। अभी यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करें कि मैट्रिक्स आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं। इसमें क्या है कि डेटास को इंटर किया गया, इंटरीज में हम लोग डेटा को रखें। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसकी एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट ये नंबर सब हो गया, सही बात है। इससे क्या हो रहा है ना कि हम लोगों को तीनों के बारे में आसानी से सब कुछ मालूम चल रहा है कि तीनों जो टेस्ट दिया, जो एग्जाम दिया, उसमें सब्जेक्ट वाइज कैसा परफॉर्मेंस तीनों ने किया। जैसे कि राम अगर फिजिक्स में कितना नंबर लाया तो बता सकते हो, 10 आउट ऑफ 5 लाया, मतलब 10 में से 5 नंबर लाया। उसी तरह से गीता के बारे में अगर फिजिक्स के बारे में पूछे तो 4 नंबर, गीता केमिस्ट्री में 3, सीता केमिस्ट्री में 5 और फिजिक्स में -1 और मैथ्स में कितना 8। तो हम लोग ना बार बार किसी के बारे में डेटाज हम लोग बताएंगे नहीं कि देखो राम है, राम को फिजिक्स में 5 नंबर आता है, केमिस्ट्री में 2 नंबर आता है, मैथ्स में 9 नंबर आता है। इसको आसान बनाने के लिए क्या किया हम लोग, मैट्रिक्स का यूज़ किए और डेटा को किसी इंसान के सामने रख दिए, जिससे क्या हुआ, उसको समझ में आ गया कि अच्छा तीनों जो स्टूडेंट था, तीनों स्टूडेंट का तीनों सब्जेक्ट में इस तरह से परफॉर्मेंस है। हम लोग देख कर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये तो रहा कि हम लोग मैट्रिक्स आखिर क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज़ क्या है। तो यूज़ आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा। एक चीज़ गौर करने वाला है, सबका मैथ्स में अच्छा नंबर है, क्योंकि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में अच्छा नंबर तो आना ही चाहिए। तो मैट्रिक्स को हम लोग किसी कैपिटल लेटर से क्या कर रहे होते हैं, डिनोट कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो भी नंबर और फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अब इसमें आप मैट्रिक्स में देखोगे कि 2 तरह का लाइन चलता है, एक होता है हॉरिजेंटल लाइन और एक है वर्टिकल लाइन, है ना। इस हॉरिजेंटल लाइंस को हम लोग बोलते हैं रोज, क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। इस रोज को हम लोग आर से दिखाएंगे। रोज कितने हैं इसमें, R1, दूसरा रोज R2, तीसरा रोज R3। तो रोज की संख्या कितनी हो गई इसमें, 3 हो गई। इसी तरह से अपने पास क्या होता है कि एक वर्टिकल लाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, कॉलम बोलते हैं। तो इसमें ना कॉलम बोलेंगे इस वर्टिकल लाइन सबको, यहाँ पे कॉलम 1 इसको बोलेंगे, इसको हम लोग कॉलम 2 बोलेंगे, इसको हम लोग कॉलम 3 बोलेंगे, सही बात है। तो हॉरिजेंटल लाइंस जो होते हैं मैट्रिक्स के अंदर उसको हम लोग रो बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन जो होते हैं उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इसीलिए पहला रो को R1 से दिखा दो, दूसरे रो को R2 से, तीसरे रो को R3 से। उसी तरह से कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, सिंपल है। अभी कोई पूछ सकता है आपसे कि इस मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है, तो हम बार बार ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे R1 R2 R3 C1 C2 C3, ऐसे में तो सब गड़बड़ लगेगा, सब खराब लगेगा, देखने में भी ऑड लग रहा है। हम लोगों को अच्छा बनाना है, थोड़ा मैथ्स को और अच्छा पेपर में लिखना है। तो कोई पूछे कि मैथ्स इस मैट्रिक्स ए में रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है, तो कैसे डिफाइन करोगे, तो इसको हम लोग ना ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर में सजाए हुए ना, पहले बोला गया ऑर्डर्ड है, ऑर्डर में सजाया गया। तो ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले मैट्रिक्स को सजा रहे होते हैं। और ऑर्डर कैसा होता है, ऑर्डर किस फॉर्मेट में होगा, रोज और कॉलम के फॉर्मेट में होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के फॉर्मेट में हम लोग ऑर्डर को रख रहे हैं। तो सपोज कोई पूछा कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बताओ, तो क्या करेंगे, ऑर्डर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो गिनो और फिर कॉलम गिनो। तो रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या भी 3। तो कोई ऑर्डर पूछे तो क्या बोलोगे, ऑर्डर मैट्रिक्स ए का 3x3 है, 3x3 है। अभी अगर इसको लिखा जाए तो 3x3, कोई सॉल्व करके जो चालाक बच्चा होगा, जिसको ज़्यादा मैथ आता है, उसको बोल देगा 9, लेकिन 9 नहीं होगा, 3x3 बोला गया, 3 × 3 नहीं बोला गया। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x3। इस ऑर्डर को ना हम लोग जनरली जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं m×n से। और वो जहाँ पे लिखा होगा, जैसे मान लो सपोज अभी तो हम लोग सीख रहे, तो क्या करते हैं कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर होगा वो हो जाएगा आपको m×n के फॉर्म में। जनरली हम लोग इसी चीज़ से डिनोट करते हैं, मतलब डिनोटेबल है कि m×n होगा, तो वो ऑर्डर की बात हो रही है। और किसके ऑर्डर की, तो मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात हो रही है। इसमें जो m है ना, m दिखाता है नंबर ऑफ रोज को, किसको, नंबर ऑफ रोज को दिखाता है n, और n जो दिखाता है, n दिखाता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। नंबर ऑफ कॉलम्स को कौन दिखाता है,
आपको दिखाएगा n दिखाएगा। तो हम लोग क्या समझे कि जब ऑर्डर की बात होगी तो सबसे पहले हम लोग रो की बात करेंगे, उसके बाद कॉलम की बात करेंगे। सिंपल है। अब अगर इसको हम लोग लिखते कहाँ पे, m क्रॉस n जो है तो ये ऑर्डर हो गया, जनरली लिखें। इस m क्रॉस n को या ऑर्डर को हम लोग मैट्रिक्स के राइट साइड के लेफ्ट के राइट के सबसे नीचे वाले कॉर्नर में लिखते हैं। मतलब राइट साइड ये होगा और सबसे नीचे वाले कॉर्नर मतलब इस जगह पे हम लोग ऑर्डर को लिखेंगे। तो बताओ इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसमें रोज की संख्या कितनी, 3, कॉलम की संख्या कितनी, वो भी 3। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 3। अब कोई भी आदमी बता सकता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो 3 क्रॉस 3 है, मतलब इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम है। ये जो मैट्रिक्स है ना वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। आपको डिसाइड करना है कि वो फॉर्मेट क्या होगा, 3 क्रॉस 2 हो सकता है, 2 क्रॉस 3 हो सकता है, 3 क्रॉस 1 भी हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो रहा है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। जैसे अगर बात करें एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, वाई मैट्रिक्स है अपने पास, सपोज वाई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में है 2 3 4, है ना। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसमें रोज की संख्या कितनी है, रोज की संख्या जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या कितनी, 1, वर्टिकल लाइन 1 2 3। तो इसका रोज मतलब इसका ऑर्डर की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑर्डर को हम लोग कैसे किस तरह लिख रहे होंगे, 1 क्रॉस 3 के फॉर्मेट में, 1 क्रॉस 3। अगर 3 क्रॉस 1 बोल दिए तो गलत हो जाएगा। 3 क्रॉस 1 का मतलब होगा 3 रो 1 कॉलम। अगर एक और एग्जांपल लिया जाए, जिससे मान लेते हैं x अपने पास एक मैट्रिक्स है, तो 1 2 3 और इस तरह से एक मैट्रिक्स बन गया, ये भी एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ना वो होगा आपको 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1 होगा। एकदम कहानी पलट जाता है, मतलब ऑर्डर में जो भी नंबर है उसको एकदम अच्छे से लिखना पड़ेगा और ध्यान देकर लिखना पड़ेगा, उस नंबर पर अपना ध्यान होना चाहिए। पहले क्या लिख रहे हैं, बाद में क्या लिख रहे हैं। पहले लिखने का मतलब हम लोग रोज की बात करेंगे, बाद में लिखने का मतलब कॉलम की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले मतलब रोज कितना, हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या कितनी, 1 तो 1, और कॉलम की संख्या मतलब वर्टिकल लाइन की संख्या कितनी, 3 तो 1 क्रॉस 3 रख रहे होंगे। उसी तरह से एक्स की बात करें तो इसमें रोज की संख्या कितनी, रोज की संख्या 3, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 और वर्टिकल लाइन 1 मतलब कॉलम की संख्या 1, तो 3 क्रॉस 1 के फॉर्मेट में रख रहे होंगे। ये तो हो गई ऑर्डर की बात। ऑर्डर आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। और मैट्रिक्स में जो भी नंबर होता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। अब जो भी एलिमेंट है इसका हम लोगों को एड्रेस बताना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एड्रेस बताना पड़ता है। जैसे आपका घर है, आप कहीं रहते हो किसी जगह पे, तो आपका एक प्रॉपर एड्रेस होगा। उस एड्रेस पर अगर किसी को बताया जाए तो वहाँ पहुँच जाएगा आपके एड्रेस पे, पूछ के या फिर कैसे भी लोकेशन वाइज। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि फिर मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट है उसके एड्रेस के बारे में बात करते हैं कि उसका एड्रेस कैसे हम लोग डिनोट करेंगे। तो अगर उसके एड्रेस को जनरली डिनोट किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं, कोई भी मैट्रिक्स हो उसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट कर लो, कोई भी नंबर हो स्मॉल से डिनोट कर लेंगे, और उसके नीचे होता है आई और जे। ये आई ith रो में है, ये वाला जो एलिमेंट है वो किस रो में है, ith रो में है, और jth कॉलम में है। मतलब पहले किसकी बात होती है, आई मतलब कि रो की बात हो रही है। ये जो ए एलिमेंट है, ये जो ए एलिमेंट नाम का एलिमेंट है वो आई वाले नंबर ऑफ आई में होगा, रोज नंबर आई में होगा और कॉलम नंबर जे में होगा। सही बात है। तो इसको हम लोग आई जे से डिनोट कर रहे होते हैं। अब जैसे बोला जाए इस मैट्रिक्स में A23 बताओ, A23 कौन है, मतलब 2 नंबर रो में और 3 नंबर कॉलम में कौन सा एलिमेंट छिपा हुआ है, कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है। तो क्या करो, पहुंच जाओ। पहले तो आप रो में पहुंचो, नंबर 2 वाले रो कौन है, ये वाला रो है 2 नंबर, और 3 नंबर कॉलम नंबर 3। तो क्या किए, पहले रो में पहुंचे इस तरह से, है ना, और फिर कॉलम में पहुंचना है तो इस तरह से। तो नंबर कहाँ पहुंचे हम लोग, जनरली यहाँ पर पहुंच रहे हैं, A23 वहीं पर होगा। मतलब A23 का वैल्यू कितना, अल्फा। A23 में जो एड्रेस है वो किस एलिमेंट का एड्रेस है, तो वो एलिमेंट है अल्फा। इसी तरह से अगर हम बात करें A22 की बात कर लेते हैं, मतलब कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो 2 नंबर कॉलम और 2 नंबर रो में, 2 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम में, रो पहले बाद में कॉलम। तो रो कौन सा, 2 नंबर, कहाँ गया 2 नंबर रो ये रहा, कॉलम नंबर 3 2 रहा, ये रहा, कहाँ पर, ये बीच वाली की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग जेड की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग मैट्रिक्स को इस तरह से डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स में हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स को जो ऑर्डर होता है वो किस तरह से लिखते हैं, पहले कौन आता है बाद में क्या आता है, ये समझ गए कि पहले हम लोग रोज को लिखेंगे बाद में कॉलम को। कभी भी भूल से आपको इसमें 1 क्रॉस 3 को मल्टीप्लाई करके 3 नहीं लिख देना है। अगर हम लोग 3 जनरल नंबर लिखेंगे ना तो 3 का बहुत मतलब होता है। 3 का मतलब 1 क्रॉस 3 भी होगा, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, तो आदमी समझेगा ही नहीं कि यहाँ पे रो की बात हो रही है कॉलम की बात हो रही है, वो नहीं समझेगा। ठीक है। अभी एक और चीज समझ लो कि यहाँ पे जो आई जे है ना,
जो ith कॉलम और jth कॉलम की बात कर रहे हैं, पहले ith रो और jth कॉलम की बात कर रहे हैं, तो उसमें कभी भी आपको ना i बराबर होगा j, मतलब ये सब कभी भी बराबर नहीं होगा जीरो के, कभी भी बराबर नहीं होगा जीरो के। ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर। कहीं पर अगर बोल दिया जाए बाई चांस की मतलब a टू जीरो है ना, तो वो गलत हो जाएगा। a टू जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि j का वैल्यू वहाँ पे क्या हो गया, जीरो, और j कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो वो एलिमेंट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, कहीं भी आप खोज लो उस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा ही नहीं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल की मदद से जो भी चीज़ अभी देखे उसको समझने का कोशिश करते हैं, क्या कह रहे हैं हम लोग, क्या क्या चीज़ सब समझे, क्वेश्चन के फॉर्मेट में बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि अपने पास एक क्या करते हैं, मैट्रिक्स लिखते हैं। मैट्रिक्स है 2 3 -5 4 0 9 8 6 100, ठीक है। इस तरह का मैट्रिक्स है अपने पास, और इस मैट्रिक्स को हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ठीक है। व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, पहला क्वेश्चन है अपने पास। दूसरा क्वेश्चन कुछ एलिमेंट्स के बारे में, कुछ एलिमेंट्स का एड्रेस पता करते हैं, क्या एड्रेस क्या है। जैसे मान लो कि एक एलिमेंट के बारे में बताना है, A22 कौन सा एलिमेंट है इसमें। एक और क्वेश्चन है अपने पास A33 एलिमेंट के बारे में बताओ। फिर एक और क्वेश्चन है कि आप A43 के बारे में बताओ क्या है, और एक और क्वेश्चन अपने पास है A13 के बारे में बताओ कौन सा एलिमेंट है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो हम लोग क्या बोले अभी, ऑर्डर बताने के लिए पहले आप रो को काउंटिंग करो कि कितना रो है उस मैट्रिक्स में, फिर उस मैट्रिक्स का कॉलम को काउंटिंग करो और दोनों के बीच में क्रॉस साइन रख दो, आपको ऑर्डर जो है वो तैयार हो जाएगा। उसको हम लोग m क्रॉस n से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग डिनोट कर रहे होंगे m क्रॉस n से। अभी ये जनरल फॉर्म है, अभी इसको हम लोगों को और भी अच्छा बनाना है, मतलब m की जगह पे क्या भराएगा और n की जगह पे क्या भराएगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले रो काउंटिंग करो। रो कितना, मतलब हर रो मतलब हॉरिजॉन्टल रो, जो सोया हुआ रेखा है उसको। तो इसमें रो की संख्या कितनी, 1 2 3। कॉलम की संख्या कितनी, 1 2 3। मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 m है, मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है इसमें, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3। तो m की जगह पे भी क्या आ जाएगा 3 और कॉलम की जगह पे भी क्या आ जाएगा 3, तो 3 क्रॉस 3 के फॉर्मेट में ये लिखा गया। फिर आप एड्रेस बताओ कुछ एलिमेंट्स का, तब माने कि क्या क्या सीखे हो तुम। क्या है इसका एलिमेंट, A22 का एलिमेंट बताओ। A22 कहाँ है, मतलब रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। पहुंचो, रो नंबर 2 ये रहा, कॉलम नंबर 2 ये रहा। कहाँ, इस जीरो के बारे में बात हो रही है, तो इस जीरो मतलब A22 में कौन प्रेजेंट होगा, 2। ये 2 नंबर रो है, सही बात है। ये 2 नंबर कॉलम है, सही बात है। तो 2 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो नंबर 0 प्रेजेंट है। फिर इसी तरह से A33 की बात की जाए तो 3 नंबर रो ये रहा और 3 नंबर कॉलम ये रहा। किसके बारे में बात हो रही है, नंबर 100 के बारे में बात हो रही है। 100 एलिमेंट आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर A43 के बारे में बात करो, रो नंबर 4 है इसमें कहीं पर, यहाँ पे तो 1 2 3 4 तो आता ही नहीं है। तो जब रो नंबर 4 नहीं है, तो रो नंबर 4 नहीं है, कॉलम नंबर 3 उससे मतलब नहीं, तो क्या इसका आंसर 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा, नहीं इसका आंसर 0 नहीं होगा, बल्कि हम इसमें लिखेंगे डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता इस तरह का कोई एलिमेंट। तो हम लोग लिख देंगे डजंट एग्जिस्ट, कोई एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। उसी तरह से आपको बताना है A13 का कि A13 जो एड्रेस है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो नंबर 1 रो नंबर 1 कहाँ, ये रहा रो नंबर 1, और कॉलम नंबर 3 ये रहा। माइनस नंबर 5 की बात हो रही है, मतलब -5 हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझने का कोशिश किए, अभी तक तो आसान ही है सब कुछ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अपने पास x कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, तो कैपिटल लेटर ले लो, x से डिनोट करना है। x है अपने पास, थीटा है और अल्फा है, ठीक है। इस तरह का अपने पास मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का सेम आंसर बताना है। पहला कि आपको पहले तो ऑर्डर बताओ, क्या है ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर हो जाएगा कितना है, मतलब इसमें रो नंबर कितना है, रो नंबर और कॉलम नंबर के बीच में क्रॉस का साइन होना चाहिए। तो रो कितना 1 2 3 रो है, और कॉलम कितना है, 1 कॉलम है तो 1। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3 क्रॉस 1। फिर अगर हम लोग बात करें कुछ एलिमेंट के बारे में, जैसे कि हम लोग बोले कि A13 के बारे में बताओ कि A13 कहाँ है, मतलब कि पहले नंबर कॉलम और तीसरे नंबर पहले नंबर रो और तीसरे नंबर कॉलम की बात हो रही है। पहले रो उसके बाद कॉलम, तो पहले नंबर रो और तीसरे नंबर कॉलम की बात हो रही है। तो पहला नंबर रो कहाँ है, रो नंबर पहला ये रहा, कॉलम नंबर 3
कहीं यहाँ पर होगा, मतलब अभी नहीं है। तो हम लोग इसमें तो कॉलम नंबर 3 है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डजंट एग्जिस्ट, ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता इस मैट्रिक्स में, इसलिए हम लोग इसे लिखेंगे डजंट एग्जिस्ट। फिर अगर बोला जाए कि A31 के बारे में बताओ या फिर A11 के बारे में बताओ कि A11 में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो A11 की बात करें तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 1 में कौन सा, ये रहा, सॉरी 1 रो नंबर 1 ये रहा और कॉलम नंबर 1 ये रहा, जिसमें कौन सा प्रेजेंट है, 3, सॉरी एक्स प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, बहुत ही इजीली ऑर्डर भी पता कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, और उसके अंदर जो एलिमेंट है उसके एड्रेस से हम लोग एलिमेंट को भी पता कर सकते हैं। अभी हम लोग पहले उस पर एक क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक जो भी पीछे क्वेश्चन करवाया गया, एलिमेंट का ऑर्डर बताना, सॉरी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना या फिर एलिमेंट के एड्रेस से एलिमेंट का पता लगाना, बहुत ईजी था। अब इस पर एक एनसीईआरटी का एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं जो 3.1 में आपको प्रेजेंट है। बाकी अगले लेक्चर में भी क्वेश्चन का बहुत बनवाया जाएगा आप लोगों से। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो कि ये क्वेश्चन है क्या। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है, 2x2, मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है, 2x2, और एलिमेंट का नोटेशन क्या है, ए आई जे, उस मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ए आई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जे का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इस तरह से। और वेयर ए आई जे इक्वल टू क्या है, ए आई जी का जो वैल्यू निकालना है वो इसके हेल्प से निकालना है। ए आई जी मतलब आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 की मदद से हम लोगों को क्या निकालना है, तो मतलब ए आई जी का वैल्यू निकाल रहे होंगे। पहली बात की ऑर्डर हम लोगों को अच्छे से पता है, मैट्रिक्स मालूम है कि मैट्रिक्स ए है अपने पास, तो मैट्रिक्स ए को क्या करते हैं, पहले बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। मैट्रिक्स ए बनाया, उसको नोटेशन दे देते हैं, मतलब ए आई जे है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको हम लोग अच्छा बनाते हैं। सबसे पहले तो ऑर्डर हम लोगों को क्लियर है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या अपने पास, 2x2, तो 2x2 डाल दो, 2x2 है मतलब 2 रो है, इसमें दो नंबर्स ऑफ रोज इक्वल टू 2, नंबर्स ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 2, तो रोज की भी संख्या 2 और कॉलम की संख्या भी 2। तो यहाँ से हम लोगों को ऑर्डर से क्या हुआ कि रोज और कॉलम दोनों की संख्या पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ए आई जी को अच्छे से लिखने का कोशिश करते हैं, जैसे 2x2 का लिखा जा सकता है। तो क्या करते हैं, पहला मैट्रिक्स है, पहला रो है, पहला कॉलम है तो A11, पहला रो है, पहला दूसरा कॉलम है तो A12 है ना, A12, दूसरा रो है, पहला कॉलम है तो A21 और दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है तो A22, है ना सही। पहला रो पहला कॉलम A11, पहला रो दूसरा कॉलम A12, दूसरा रो पहला कॉलम A21, दूसरा रो दूसरा कॉलम तो A22, है ना। ये हो गया 2x2 का मैट्रिक्स। देखो इसमें काउंटिंग कर लो रो और कॉलम को, नंबर ऑफ रोज कितना 1 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 और 2, तो 2 कॉलम है मतलब 2 रोज और 2 कॉलम है, इसलिए 2x2 में रखा गया है। तो हम लोग क्या किया, पहले मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लिया। अब क्या करते हैं, बारी बारी से सारे एलिमेंट का वैल्यू मालूम करते हैं कि आखिर A11 का वैल्यू क्या होगा, A12 का वैल्यू क्या होगा, तभी तो हमको अच्छे से मैट्रिक्स का एक डेटाज मिलेगा कि हाँ ए मैट्रिक्स में ये डेटा था, प्रेजेंट था। वो डेटा कहाँ से मिलने वाला है, मैट्रिक्स के एलिमेंट का वैल्यू कहाँ से पता चलने वाला है, तो यहाँ से चलेगा। चलो मालूम करते हैं। तो क्या है ना कि A11 का वैल्यू पता करना, तो A11 आई की जगह पे क्या आ जाएगा 1, जे की जगह पे भी क्या आ जाएगा तो 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, वाई कितना हो जाएगा 2, इसको पहला बना लो। तो A11 1 प्लस 1 का 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4/2 मतलब कि कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरह से अब किसका निकालना है, A12 का, A12 का निकाल लो, 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि आई की जगह पे अब आ जाएगा कौन 1 और जे की जगह पे आप कौन आ जाएगा 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 अपॉन कितना हो जाएगा 2, सही है। फिर क्या निकालना हम लोगों को, A21 का वैल्यू, तो A21 का वैल्यू निकाल लो। अब आई की जगह पे कौन हो जाएगा, आई की जगह पे कौन है 2 है, तो 2 को रखो, और जे की जगह पे कौन है 1, तो 1 को रखो, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, सही है, समझ में आ रहा ना। तो 2 प्लस 1 कितना 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 अपॉन कितना हो जाएगा 2, सिंपल है। फिर इसी तरह से हम लोग A22 का भी वैल्यू पता कर रहे होंगे। अब आई की जगह पे कौन आ जाएगा, देख लो आई की जगह पे कौन आ जाएगा 2 और जे की जगह पे भी 2, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 अपॉन 2 इक्वल टू 8, तो इसका आंसर हो गया 8। मतलब हम लोगों को A11 एलिमेंट का ही वैल्यू मालूम चल चुका है, A12 एलिमेंट का ही वैल्यू मालूम चल चुका है, A21 एलिमेंट का ही वैल्यू मालूम चल चुका है, A22 एलिमेंट का ही वैल्यू मालूम चल चुका है। अब क्या करना है, बस सिंपल है, सबके जगह पे हम लोगों को रख देना कि अच्छा ये था ना इस मैट्रिक्स का, अब इस तरह से डेटा आ गया। उसके आगे हम लोगों को कोई काम नहीं करना। अभी भी आपके दिमाग में चल रहा होगा ना इस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप गलत हो, आपको उस मैट्रिक्स का वैल्यू मालूम ही नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स का सिर्फ क्या होना चाहिए, उसके अंदर का डेटा, उसके अंदर के एलिमेंट्स हम लोग खेलते हैं।
कोई कभी बोल देना अगर अचानक भी कि लो ये रहा अपने पास मैट्रिक्स, इसका वैल्यू तो हम 5 निकालते हैं, तो ये क्या है कि डायमेंशनली रॉन्ग है, गलत है। यहाँ पे डायमेंशनली रॉन्ग आपको समझाने की कोशिश कर रहे, कोई वर्ड्स पकड़ने की कोशिश करना। जैसे कि फोर्स लिखा हुआ है और फोर्स को कोई बोल रहा है 5 मीटर, तो आप क्या बोलोगे, उसका तो पहले सर फोड़ दोगे, 5 मीटर हो ही नहीं सकता फोर्स, क्योंकि फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, मीटर में कब से मेजर होने लगा, ये तो पहली बार मालूम चला है। तो 5 मीटर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये डायमेंशनली रॉन्ग है। उसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स का कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता, ये भी एक तरह का क्या हो जाएगा, डायमेंशनली रॉन्ग हो जाएगा। उसमें डेटा से हम लोग सिर्फ खेल रहे होते हैं, सिंपल है। तो अब क्या करना है, सिर्फ एलिमेंट्स का जितना भी वैल्यू मालूम चला, सभी एलिमेंट को अच्छे जगह पे क्या करो, लाके रख दो। तो इस एलिमेंट को क्या करना है, अभी हम लोगों को रखना है A1, ए का ऐसे ए तो रहेगा ही मैट्रिक्स में। A11 का वैल्यू कितना था 2, तो 2 को ला कर रख दो। A12 का वैल्यू कितना था 9/2, तो 9/2 हो जाएगा। फिर A21 का भी वैल्यू कितना था 9/2, तो 9/2। A22 का वैल्यू कितना 8, तो 8 हो जाएगा। सिंपल, मैट्रिक्स सॉल्व हो चुका है। हम लोगों को एक मैट्रिक्स बनाना था, कॉन्स्ट्रक्ट करना था, डेवलप करना था। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम लोगों ने कॉन्स्ट्रक्ट किया जो कि 2x2 में होगा। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2x2, उसके अंदर रोज और कॉलम की संख्या 2 होगा। मैट्रिक्स को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, जिसके अंदर एलिमेंट्स को हम लोग AIJ के फॉर्म में लिख रहे होंगे। AIJ कुछ भी हो सकता है, वेयर AIJ का वैल्यू जो होगा वो I+J के होल स्क्वायर अपॉन 2 के फॉर्म में होगा। उससे हम लोग सॉल्व करके मैट्रिक्स को क्या किए, फॉर्म करेंगे। आप लोग अगर समझ चुके तो इसको नोट कर लो। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उसमें किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन है अपने पास, राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर इफ गिवन मैट्रिक्स हैज। कोई मैट्रिक्स है जिसके पास कोई ऑर्डर लिखा होगा, तो उसका मतलब उसमें जितना भी एलिमेंट है, एलिमेंट के बेस पे हम लोगों को उसके अंदर ऑर्डर बताना कि ऑल पॉसिबल कितना ऑर्डर उसके अंदर पॉसिबिलिटी है। मतलब उसमें रोज कितने बन सकते हैं, उसमें कॉलम्स कितने बन सकते हैं और कितने टाइप के बन सकते हैं, कितने टाइप के रोज कितने टाइप के कॉलम उसके अंदर बन सकते हैं। एलिमेंट को देखकर बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पहला क्वेश्चन है अपने पास, किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब ये बताओ कि इसके अंदर हम लोग कितना पॉसिबल ऑर्डर लिख सकते हैं। जो भी पॉसिबल ऑर्डर लिखा जा सकता है m×n का, वो लिखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24×1 लिख सकते हैं। मतलब उस वाले मैट्रिक्स में 24 रोज होगा और एक कॉलम होगा। एक और हो सकता है 1×24 हो सकता है ना। और भी हो सकता है, क्या हो सकता है 2×12 हो सकता है, 24 है ना। फिर और भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है 3×8 भी लिखा जा सकता है ना। फिर 8×3 भी लिखा जा सकता है। आगे यहाँ पे 12× हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। और क्या क्या लिख सकते हैं, 4×6 भी लिख सकते हैं और 6×4 भी लिख सकते हैं। और भी कुछ लिखा जा सकता है इसके अलावा, मेरे ख्याल से नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, एक छोटा सा चीज़ आपको यहाँ पे रोक कर हम बताना चाहेंगे कि कोई मैट्रिक्स हो ना, तो उसके अंदर जो हम लोगों को अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में कितना है, तो आप m×n था ना, उसका मल्टीप्लाई कर देना, उतना ही मैट्रिक्स में ये होगा, एलिमेंट होगा। जैसे एक एग्जांपल से, इसको भी छोटा मोटा टॉपिक है, उसको भी समझ ही लेते हैं। 2, 4 और 5, 6, 2, 4 लिखा हुआ है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, कितना रोज है, 2 रोज है और 3 कॉलम है। तो इसमें अगर एलिमेंट पूछे ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो आप बता देना कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो 2×3 मतलब 2 × 3 6 हो जाएगा। 6 एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, 6 एलिमेंट। आप गिनती कर लो, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट और 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट है। तो हम लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है क्या, एक तरह का उसके अंदर जो भी मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट था वो सभी चीज़ें हम लोगों को मिल जाती। तो वहीं पे क्वेश्चन को थोड़ा सा पलटा है और बोला है कि आपको पहले किसी मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट्स है वो दिया गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दिया गया, उसके बेस पर आपको बताना है कि उसके अंदर कितना पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है ऑर्डर का, मतलब उसके अंदर रोज का और कॉलम्स की कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। तो आप कुछ भी नहीं करो, एलसीएम जैसे निकालते हो ना, उसी के बेस पे लिखते चले जाओ कि आखिर हम 24 कैसे कैसे बना सकते हैं। 24 रोज हो सकता है, एक कॉलम हो सकता है, एक रोज हो सकता है, 24 कॉलम हो सकता है, और इस तरह से हम लोग इतने पॉसिबल ऑर्डर्स बना सकते हैं। कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा इसमें, 8 हो जाएगा। तो लिख देना पॉसिबल ऑर्डर 8 हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज कितनी बनेगी, 8 बनेंगी। उसी तरह से कोई मैट्रिक्स है जिसमें 13 एलिमेंट्स है। अब इस 13 एलिमेंट्स का हम लोगों को क्या बताना है कि इसमें कितना पॉसिबिलिटीज बन सकती है ऑर्डर और मैट्रिक्स का। पहली बात, तो हम लोग 13 को क्या लिख सकते हैं, 1×13 लिख सकते हैं और 13×1 लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई चांस नहीं, इसके अलावा कोई चांस नहीं। तो उसको बस यहीं पे छोड़ो। इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी बनी, 2 बना। तो पॉसिबल ऑर्डर कितना बन सकता है इसका, 2 बन सकता है। सिंपल है। तो अभी तक हम लोग जितने भी मैट्रिक्स का जितना भी प्रॉपर्टीज था, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ हो सकता था, सब चीज़ों को हम लोगों ने
अच्छी तरह से पढ़ा और उस पर जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे सारे क्वेश्चंस को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश की। अब आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि मतलब जब देख रहे थे ऑर्डर में, तो ऑर्डर में क्या हो रहा था कि जब हम ऑर्डर को चेंज कर दे रहे थे, जैसे 3x2 है, जब 3x2 वाला हो रहा था तो मैट्रिक्स क्या हो जा रहा था, चेंज। और जब 2x3 कर देते तब मैट्रिक्स एकदम से चेंज हो जा रहा था। लेकिन उसमें एलिमेंट की संख्या नहीं बदलती थी, उसमें भी एलिमेंट की संख्या 6 होती थी, उसमें भी एलिमेंट की संख्या 6 होती थी। लेकिन मैट्रिक्स को देखने का तरीका क्या हो जाता था, बदल जाता था, उसका डायमेंशन थोड़ा सा बदल जाता था। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स एक टाइप का नहीं होता, मैट्रिक्स बहुत टाइप का होता है। तो हम लोग उसी में अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स बहुत टाइप का होता है, आपको क्लियर कर दूँ। उसमें से हम लोगों को कुछ ही मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। करीब हम लोग 7 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, कि मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे। अगर उस सब चीज़ों को हम लोग क्लियरली समझ जाते हैं तो हम लोगों का कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं छूटेगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के पहले मैट्रिक्स में जो पढ़ने वाले हैं उस मैट्रिक्स का नाम क्या है अपने पास, रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स नाम से क्लियर करो तब अच्छा रहेगा आपके लिए। ये रो मैट्रिक्स आखिर कहना क्या चाहता है, ये रो मैट्रिक्स, आखिर रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। तो जब हम लोग रो मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में क्या है, रो है। इसमें क्या होता है इस वाले मैट्रिक्स में कि नंबर ऑफ रोज जो होती है वो सिंगल होता है, मतलब नंबर ऑफ रोज वो 1 होगा। और कॉलम नंबर जो होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो कुछ भी हो सकता है, वो n हो सकता है। हम लोग नंबर ऑफ रोज को किस चीज़ से दिखाते हैं, किस चीज़ को डिनोट करते हैं, m से। और नंबर ऑफ कॉलम को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, n से। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि m का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज 1 होगा, लेकिन n कुछ भी हो सकता है। n मतलब कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग x से डिनोट कर देते हैं। x मतलब कुछ भी, उसके नंबर में कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। लेकिन नंबर ऑफ रोज एकदम ये है, फिक्स है कि नंबर ऑफ रोज जो होगा वो 1 होगा। अगर नंबर ऑफ रोज 1 है इसका मतलब उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, रोज मैट्रिक्स बोल रहे होंगे। तो इसका अगर एग्जाम्पल से क्लियर कर दो तो कितना अच्छा होगा, कितना शानदार रहेगा अपने लिए। तो यहाँ पे अगर कुछ मैट्रिक्स देखें 2, 3, 4, 5, x इस तरह का रिलेटेड, तो इस मैट्रिक्स में बताओ नंबर ऑफ रोज कितना, 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना, 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ कॉलम 5। अभी तो बोला गया कि नंबर ऑफ रोज 1 होना ही चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है ना रोज मैट्रिक्स में। इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो एक और मैट्रिक्स आता है, उस मैट्रिक्स का नाम क्या है अपने पास, कॉलम मैट्रिक्स। अभी कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है जरा इसको समझा जाए। तो जिस तरह से रो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 होता है, इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में आपको नंबर ऑफ कॉलम्स 1 देखने को मिलेगा। मतलब m का जो नंबर होगा वो कुछ भी हो सकता है, रोज का जो नंबर होगा इसमें कुछ भी हो सकता है। कॉलम मैट्रिक्स में रोज का नंबर कुछ भी हो सकता है, रोज का नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन कॉलम का नंबर फिक्स है कि कॉलम का नंबर हमेशा क्या होगा, 1। लेकिन रोज मैट्रिक्स में क्या है कि रो का नंबर 1 होगा और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम का नंबर 1 होगा। तो हम लोग नाम से याद रख सकते हैं, ईजी है। मतलब यहाँ पे जो m का वैल्यू होगा वो कुछ भी हो सकता है, सपोज दैट x है। लेकिन जब हम लोग कॉलम की बात करें तो कॉलम की बात करेंगे तो वहाँ पे नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1, लेकिन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। वो 4 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ फिक्स होगा इसमें कि नंबर ऑफ कॉलम वो हमेशा 1 होगा। इसको एग्जाम्पल से समझा जाए, जैसे कि एक मैट्रिक्स अपने पास B है, इसमें हमेशा कॉलम 1 होगा, लेकिन रोज जो होगा वो कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे कॉलम की नंबर कितनी दिख रहा है आपको, 1, लेकिन रोज का नंबर कितना दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, तो 4 क्रॉस 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें तो आपको दोनों में दिख रहा है कि एक में नंबर ऑफ रोज 1 है और एक में नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो जब नंबर ऑफ रोज 1 है इसका मतलब रो मैट्रिक्स, जब नंबर ऑफ कॉलम 1 है इसका मतलब कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हम मतलब दोनों ही मैट्रिक्स को समझ चुके हैं, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद एक और मैट्रिक्स आता है जिस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अब ये वाला मैट्रिक्स क्या है, थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि हम लोग जब मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें रोज को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक शब्द यूज कर रहे थे कि जो आपको हॉरिजॉन्टली लाइन दिखता है उसको हम लोग रोज बोलते हैं, जो वर्टिकली लाइन दिखता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। वो समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल बताने के लिए, वो पहले से अंडरस्टूड है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोज, लेकिन जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम बोलेंगे। तो ये अपना अंडरस्टूड है कि हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रोज बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं।
लेकिन जब मैट्रिक्स की बात होगी, जब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात होगी, तब चीज़ें क्या हो जाएगी, एकदम से चेंज हो जाएगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की। मतलब हम लोग एक ऐसा मैट्रिक्स देख रहे होंगे जो फ्लैट हो, जो हॉरिजॉन्टल टाइप दिखता हो। जब हॉरिजॉन्टल दिखेगा, जो फ्लैट मैट्रिक्स दिखेगा, तो एक चीज़ आप बताओ कि उसमें नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होना चाहिए या नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होना चाहिए। सोचो, क्योंकि फ्लैट दिखना चाहिए, एक सप्ता सा चीज़ दिखना चाहिए ऐसा करके, है ना। तो उसमें आपको फिक्स है कि नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन नंबर ऑफ रोज क्या होगा, कम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो नंबर ऑफ रोज के कंपेयर में, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में देखने को मिलेगा, उसमें आप देखोगे कि नंबर ऑफ रोज कम होगा ऑलवेज नंबर ऑफ कॉलम से। मतलब हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज से नंबर ऑफ कॉलम हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसी में हम लोग आगे बढ़े, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स थे। तो एक और मैट्रिक्स होता है, इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम बोले कि फ्लैट दिखेगा। फ्लैट कैसा दिखेगा, आपको इस टाइप का दिखेगा, 2 4 5 6 3 4 5 7, इस तरह का मैट्रिक्स दिखा। अब ये मैट्रिक्स आपको कैसा दिख रहा है, एक फ्लैट सा मैट्रिक्स दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टली मैट्रिक्स दिख रहा है, जिसमें आपको देखने को ऑब्जर्वेशन से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, कम है। नंबर ऑफ रोज कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 4 है। तो 2 क्रॉस 4, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 4। इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, कम है नंबर ऑफ कॉलम के कंपेयर में। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कह रहे हैं। अब इसके आगे बढ़े, जस्ट इसका उल्टा होता है एक वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, क्या ऊपर देखें, एक होता है रोज मैट्रिक्स जिसमें रोज की नंबर 1, एक होता है कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की नंबर 1। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है नंबर ऑफ रोज से। उसी तरह से वर्टिकल मैट्रिक्स में आप देखोगे कि नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होगा नंबर ऑफ कॉलम से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। ये तो रही मतलब थ्योरेटिकल बात। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कॉमन सेंस से समझने का कोशिश करते हैं, इसके वर्ड से समझते हैं कि वर्टिकल मैट्रिक्स आखिर कहना क्या चाहता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब एक ये होना चाहिए फ्लैट टाइप का मैट्रिक्स, फ्लैट टाइप कुछ मतलब डेटाज लिखा होना चाहिए, वो मैट्रिक्स देखने को मिला तो हम लोग उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोले। अब वो देखेगा कैसे, जब उसमें नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो नंबर ऑफ रोज के कंपेयर में। जब हम वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको कुछ लॉन्ग सा कोई चीज़ देखने को मिलेगा, वर्टिकली देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको हमेशा नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होगा नंबर ऑफ कॉलम के कंपेयर में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। अब इसमें क्या होता है कि आप एक एग्जांपल से अगर क्लियर कर दो तो चीज़ और भी अच्छा दिखने लगता है, चमकने लगता है, क्या चीज़ है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको देखेगा 2 4 5 6 7 8 एक मैट्रिक्स बना, और ये मैट्रिक्स कैसा है, एक फ्लैट टाइप का मैट्रिक्स, सॉरी वर्टिकल टाइप का मैट्रिक्स है, और ये फ्लैट टाइप का मैट्रिक्स है, इसलिए इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल रहे हैं, इसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोल रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2, सिर्फ 2। तो यहाँ पे देखने को मिला कि नंबर ऑफ रोज जो है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ कॉलम के कंपेयर में, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स आपको क्लियर होगा, चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब आगे बढ़े टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, पांचवें मैट्रिक्स की बात करें तो एक मैट्रिक्स होता है बहुत ही प्यारा। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि एक होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम की कंपेयर में, तो उसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोल दिए। जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा नंबर ऑफ रोज की कंपेयर में, तो उसको हम लोग क्या बोल दिया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल दिया। अब एक ऐसा सिचुएशन बन सकता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो, इक्वल। जब दोनों इक्वल होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक जो ये जो है एरे है, ऑर्डर एरे है, वो आपको एक ना वर्टिकल दिखेगा ना हॉरिजॉन्टल दिखेगा, वो आपको एक स्क्वायर टाइप दिखेगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, जितना नंबर ऑफ रोज होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो पहले लिख लेते हैं चीज़ को, नंबर 5 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये बहुत ही प्यारा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स पर ही सारा चैप्टर क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसी मैट्रिक्स के इर्द गिर्द चीज़ें क्या होंगी, घूमेंगी। इर्द गिर्द चीज़ें नहीं, घूमने की क्या मतलब हुई कि इसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा, और इसी के हेल्प से हम सारे क्वेश्चन को क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। तो आप तो इसको स्टार लगा दो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आप क्या देखोगे कि नंबर ऑफ कॉलम जो है, नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तो उसको हम लोग क्या बोले, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका एग्जांपल बता दो तो कितना अच्छा रहेगा। जैसे कि एक मैट्रिक्स अपने पास y,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 2 4 5 3 4 6 एक्स वाई और जेड, इस तरह का एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में। अब बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ रोज कितना 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना वो भी 3। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम है या नहीं है, दोनों सेम है। और जब दोनों सेम है तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहे होंगे। और ये मैट्रिक्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन इसमें बहुत सारा चीज़ है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। लीडिंग डायगोनल के बारे में पढ़ना है, अपर ट्राइंगुलर के बारे में पढ़ना है, लोअर ट्राइंगुलर के बारे में पढ़ना है, इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, आगे हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। फिलहाल हम लोगों को बस इतना जानना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होता है। लास्ट एक मैट्रिक्स की बात करें, ये तो इसको भी हम लोग इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही आपको चैप्टर में ये बता दिया गया था, डिस्क्रिप्शन के तौर पे बताया गया था कि ये चैप्टर बहुत ही अलग है। अलग है इसका मतलब कि हम लोग अभी तक जितना भी मैथ्स में जो भी चीज़ पढ़ रहे थे उसमें क्या होता है कि हम एक वैल्यू के पीछे जाते हैं, वो वैल्यू हम लोगों को मिलता है, हम लोग बोलते हैं वाह, हम लोग मैथ को मतलब वो सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व कर दिए। इस तरह से हम लोग अपना झंडा गाड़ देते हैं वहाँ पे। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा। मैट्रिक्स में हम लोगों को मैट्रिक्स ही खेलना पड़ता है। जब हम लोग एक मैट्रिक्स में जोड़ते हैं तो भी हम लोगों को क्या मिलता है, एक मैट्रिक्स ही मिल रहा होता है। जब हम एक मैट्रिक्स को घटाते हैं तो भी हम लोगों को क्या मिलता है, मैट्रिक्स ही मिलता है। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस से सोचें कि जब हम एक चीज़ में से दूसरे चीज़ को घटाएंगे, एक चीज़ में से दूसरे चीज़ को घटाएंगे, दूसरा चीज़ मिल जाएगा, सही बात है। लेकिन सेम चीज़ में से सेम चीज़ को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक जीरो मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा जिसमें क्या हो, सारा एलिमेंट जीरो हो, जिससे चीज़ें समझ में आए कि हाँ सेम चीज़ को सेम चीज़ में से घटाए तो जीरो आया। तो हम वहाँ पे जीरो तो नहीं लिखेंगे, कोई नंबर तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक मैट्रिक्स लिखेंगे। और उस मैट्रिक्स का क्या नाम होगा, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। तो हम लोग नल मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आप इसको और भी अच्छे से ध्यान में रखो तो बोल देना कि ये इस चैप्टर का क्या है, ये इस चैप्टर का ये जीरो है, ये एक तरह का क्या है, जीरो है। इस चैप्टर में जीरो है, ये इस चैप्टर का जीरो। पहले हम लोग जीरो को इस तरह से लिखते थे, अभी भी लिखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स जो है ना प्ले करना है, खेलना है। तो हम लोगों को मैट्रिक्स वाला ही जीरो पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर का कौन है, नल मैट्रिक्स जीरो है। इसको जो है ना हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एक डार्क ओ से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट कर रहे होते हैं डार्क ओ से। जहाँ पे डार्क ओ लिखा होगा आप समझ जाना कि वो क्या है, आपका नल मैट्रिक्स है। ये जीरो नहीं लिखा हुआ, डार्क ओ है। जहाँ कहीं पे भी लिखा हो डार्क ओ, इसका मतलब क्या है, वो अपना जीरो है। जीरो मैट्रिक्स, जीरो नहीं है, जीरो तो इस चैप्टर का है, ठीक है। अब इस जीरो का अगर समझा दिया तो कितना अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर मान लिया जाए अपने पास कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम है सी। अब इस मैट्रिक्स को लिखे, और ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, फिक्स नहीं है कि जीरो क्रॉस जीरो होगा। कभी भी एम और एन की वैल्यू जीरो नहीं होती, आपको याद होना चाहिए, क्लास में पहले ही बता दिया गया। तो सी, इसमें ना जितना भी एलिमेंट होगा, अगर ये नल मैट्रिक्स है तो इसमें जितना भी एलिमेंट आप देखो, सारा ही एलिमेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर जीरो देखने को मिलेगा। इसीलिए तो इस मैट्रिक्स का क्या नाम है, नल मैट्रिक्स नाम है। तो इतना ही मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। पहले हम लोगों ने पढ़ा रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, चौथा वर्टिकल मैट्रिक्स और पांचवा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। छठा नल मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है और कोई भारी चीज़ नहीं है। तो इस मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब कोई बोल सकता है कि अच्छा ये भी तो हो सकता है मैट्रिक्स, बिल्कुल हो सकता है। और ये कितना, इसका ऑर्डर लिखा जाए तो कितना रोज है इसमें, 1 रोज 1 कॉलम, तो 1 रोज 1 कॉलम। और इस मैट्रिक्स को कौन मैट्रिक्स नाम बोल रहे होंगे हम लोग, तो नल मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारा एलिमेंट का वैल्यू जीरो है, इसलिए इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कह रहे होंगे। अब हम लोग इसके आगे एक और छोटा सा अपना ये है पॉइंट है और छोटा सा टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स, उसको देख लेते हैं ताकि हम लोग 3.1 में जो एनसीईआरटी में गिवन है उसमें कोई भी क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, इक्वल मैट्रिक्स के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। इक्वल मैट्रिक्स है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझ लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोल सकते, ये चैप्टर ही अलग है, तो जानना सब चीज़ के बारे में चाहिए क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स दोनों अगर आपस में बराबर है, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों आपस में कब बराबर हो सकता है मालूम है आपको, ये दोनों आपस में तभी बराबर हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है
इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों का मैट्रिक्स अलग है, सॉरी ऑर्डर अलग है, तो दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल ना होकर अनइक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा और इसमें हम लोग कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा सकते, कोई भी ऑपरेशन का हम लोग यूज नहीं कर सकते वैल्यू निकालने के लिए। तो इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, वह दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब एग्जांपल देखो, जैसे कि 2 4 6 2 इस तरह का मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2 और ये ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू मतलब ए वाले मैट्रिक्स का इस तरह से दिख रहा है। बी मैट्रिक्स अपने पास, और बी मैट्रिक्स में अल्फा कॉमा नहीं दिखते, थीटा गामा और एक्स है इस तरह का। इसका भी कितना ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो ये दोनों ही मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। जब दोनों का ऑर्डर सेम है इसका मतलब ये दोनों ही मैट्रिक्स क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग इस दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वालिटी का साइन लगा सकते हैं, मतलब ये दोनों ही मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। अब इसमें क्या होता है कि इस टाइप में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इक्वल मैट्रिक्स दे देंगे आप लोगों को और बोलेंगे कि जो जिसका वैल्यू नहीं मालूम है उसका वैल्यू आप लोगों को क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। जैसे कि इसमें अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, गामा का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि इसमें सारे वैल्यू क्या है, पहले से गिवन है। एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर देते हैं, इसको x+1 कर देते हैं। तो जब इस दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल है तो इसमें जो सेम एड्रेस वाला एलिमेंट होगा वो भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा। समझ में आ रहा है। तो इसमें जो है ना, जैसे कि ये इस वाले मैट्रिक्स की बात करें जो ए मैट्रिक्स था और इस वाले मैट्रिक्स की बात करें जो बी मैट्रिक्स था, इसमें क्या है कि सेम एड्रेस वाला एलिमेंट भी दोनों का सेम होगा। इसमें सेम एलिमेंट कौन है, जैसे A11 ये है ना, A11 इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल रहे होंगे एड्रेस में, A11 इसमें कौन है ये A11। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, मतलब अल्फा का इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। इसी तरह से इसका एड्रेस कितना A12 है ना, इसका भी कितना हो जाएगा A12। तो इसमें भी आपको इस दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से इसका वैल्यू, इसका जो एड्रेस होगा वो कितना होगा A21 है ना, और इसका 6 का एड्रेस कितना होगा A21। दोनों का एड्रेस सेम है दोनों एलिमेंट का, तो दोनों एलिमेंट भी आपस में बराबर होगा, मतलब गामा के वैल्यू इतना यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा 6। इसी तरह से यहाँ पे इस वाले एलिमेंट का अब एड्रेस कितना A22 और इसी तरह से यहाँ पे 2 का भी एड्रेस कितना A22। तो दोनों ही एलिमेंट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलो बराबर है तो बराबर कर देते हैं, मतलब x+1 के इक्वल में कौन आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करके निकालो तो x = कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग जितना भी अननोन वैल्यू था, अननोन एलिमेंट था, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आप लोग क्या कर सकते हैं ना, इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा 3.1 में, आप सारा ही क्वेश्चन को इजीली बना लोगे। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको यहाँ पर नहीं बताया गया। आप इस लेक्चर को अगर पूरा देखेंगे तो आप अपने से सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो 3.1 का सोल्यूशन ही कर रहे होंगे, जिसमें देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सोल्यूशन लिख सकते हैं और किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब आप लोगों को ये लेक्चर जो बनाया जा रहा है यहाँ पर, जो ज्ञान स्टडी सेंटर चैनल पर बनाया जा रहा है मैथ्स का 12th क्लास का, तो ये किसी विशेष बोर्ड के लिए नहीं है। आप किसी भी बोर्ड के हो, चाहे CBSE, ICSE या कोई भी गवर्नमेंट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड के होंगे, तो आपका जो सिलेबस होगा उसमें मैट्रिक्स नाम का चैप्टर होगा और यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा वो चैप्टर आपके सिलेबस में होगा, उसको पूरी तरह से कवर करवाया जाएगा। आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ सके बहुत ही अच्छे ढंग से, और मतलब सिंपल वे में मैथ को समझ सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जाएगा चीज़ों को, बस आप लोगों को पढ़ना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस यूट्यूब चैनल की इस वाले वीडियो को क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें 3.1 का सोल्यूशन कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जो भी चीज़ था 3.1 का इंट्रोडक्शन वो पूरी तरह से आप लोगों का कवर अप करवा दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।